तो 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सरगर्मी काफी देखने को मिल रही है। हालांकि ये चुनाव महाराष्ट्र में नहीं है, असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में होने वाले हैं। लेकिन इसको लेकर जो चुनाव आयोग ने पीसी की है, इस पर आदित्य ठाकरे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ आदित्य ठाकरे ने बोलने के लिए मीडिया को बुलाया, लेकिन यहाँ पर बोलते बोलते या यूँ कहे कि मीडिया के सवालों के सामने खुद आदित्य ठाकरे बेजुबान हो गए, उनकी बोलती बंद हो गई और फजीयत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि फिर संजय राउत को बीच में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संभालना पड़ा। तो क्या कुछ हुआ आदित्य ठाकरे की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो भारत निर्वाचन आयोग ने बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन राज्यों में चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की। असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 1 चरण में और पश्चिमी बंगाल में 2 फेज में वोटिंग होगी। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि चुनाव आयोग के मुताबिक असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं पश्चिमी बंगाल में मतदान प्रक्रिया 2 फेज में संपन्न होगी। यहाँ पर 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक 5 विधानसभाओं का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी और अप्रैल मई में चुनावी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग के मुताबिक इन 5 राज्यों में अब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन अब ये चुनाव तो 5 राज्यों में है, लेकिन इनको लेकर जो सियासत दिख रही है वो महाराष्ट्र के मुंबई में नजर आ रही है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी के यंग विधायक या यूं कहे कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग के खिलाफ बयान देने के लिए आदित्य ठाकरे ने मीडिया को बुलाया और मीडिया के सामने भारतीय निर्वाचन आयोग पर कई सवाल खड़े किए। भारतीय निर्वाचन आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी कई सवाल खड़े किए और कहा कि ये पीसी बीजेपी के इशारे पर हुई है, या यूं कहे कि आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के मुख्यालय में हुई है। यानी कि यहाँ पर आदित्य ठाकरे बीजेपी और भारतीय निर्वाचन आयोग की सांठगांठ की बात कर रहे थे। लेकिन इस दौरान मीडिया की तरफ से कुछ ऐसे सवाल दाग दिए गए जिनका जवाब आदित्य ठाकरे के पास था ही नहीं। मीडिया कर्मियों ने भारतीय निर्वाचन आयोग की इस पीसी के कुछ ऐसे अहम प्रश्न आदित्य ठाकरे से पूछ लिए जिनका जवाब आदित्य ठाकरे को पता ही नहीं था, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन की पूरी पीसी को न सुना न पढ़ा और वो बिना सुने बिना पढ़े ही अपना बयान देने के लिए मीडिया को बुला बैठे। इसीलिए आधी अधूरी जानकारी के चक्कर में मीडिया वालों के सामने आदित्य ठाकरे की काफी फजीहत हुई। हालांकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत भी मौजूद थे और जैसे ही आदित्य ठाकरे बुरी तरह फंसते हुए दिखाई दिए तो संजय राउत को बीच में आकर मीडिया वालों को संभालना पड़ा। संजय राउत ने इस दौरान आदित्य ठाकरे को चुप रहने का इशारा किया और खुद मीडिया वालों के जवाब देने लगे। संजय राउत ने भी यहाँ पर वही बात दोहराई और कहा कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं, विपक्ष हैं जो विश्वास मत प्रस्ताव लाया है, हमें विश्वास नहीं है। इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस विचार से हम सहमत नहीं है। चुनाव आयोग न्याय व्यवस्था नरेंद्र मोदी के दबाव में काम करती है, हमें इस चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। संजय राउत ने भी आदित्य ठाकरे की बातों को दोहराते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ होनी थी, लेकिन जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसे देखकर लग रहा है कि ये बीजेपी के दफ्तर में हुई है, क्योंकि अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, वो बीजेपी के एजेंट है। और इसीलिए मैं साफ साफ दावे के साथ कह सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के ऑफिस में हुई है, ना कि जहां पर होनी चाहिए वहां हुई है। और बीजेपी के इशारे पर ही वो सब कुछ कहा गया है जो बीजेपी ने कहने के लिए कहा है। तारीखें भी बीजेपी के हिसाब से रखी गई है, नतीजे भी बीजेपी के हिसाब से रखे हुए हैं। यानी कि साफ साफ है कि चुनाव आयोग यहाँ पर बीजेपी के इशारे पर ही काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर आदित्य ठाकरे ने मीडिया को बुलाया, चुनाव आयोग के खिलाफ अपना बयान देने के लिए बुलाया, लेकिन आदित्य ठाकरे मीडिया वालों के सवालों के सामने अपनी फजीयत करा बैठे, क्योंकि वो आधी अधूरी जानकारी के साथ मीडिया के सामने आए थे और मीडिया के सवालों पर उनकी बोलती पूरी तरह बंद हो गई। और इसके बाद संजय राउत ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संभाला। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में चुनाव आयोग पर लग रहे आरोप सही है? क्या संजय राउत का कहना सही है कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हुआ है, या फिर विपक्ष सिर्फ अपना विपक्ष धर्म निभा रहा है? और आदित्य ठाकरे की इस फजीयत पर भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है। निशिकांत दुबे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए विचारधारा की तिलांजलि दे दी। इसी दौरान निशिकांत दुबे ने 56 साल पुरानी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि 1969 में बाला साहब ठाकरे की हत्या की साजिश रची गई थी। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि शिवसेना उद्धव ठाकरे कुछ तो शर्म करो, बाला साहब ठाकरे और उनकी पत्नी यानी कि तुम्हारी मां की हत्या की साजिश 1969 में रची गई। उनका रिवॉल्वर लाइसेंस कैंसिल करने के लिए संसद में प्रश्न पूछे गए। साजिश की जानकारी होने के बाद बाला साहब ठाकरे ने शपथ ली थी कि वे अपने जीवन में कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, सत्ता के लिए विचारधारा की तिलांजलि नहीं देंगे। निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि शिवसेना की पूरी ताकत क्या है, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे की ताकत क्या है? दोनों की ताकत बाला साहब ठाकरे हैं। बाला साहब ठाकरे के मूल्यों पर चलकर एकनाथ शिंदे हिंदुत्व का परचम लहरा रहे हैं और बीजेपी के साथ सरकार में शामिल है। निशिकांत दुबे ने कहा कि 1969 में बाला साहब ठाकरे की पत्नी पर गोली चली, उनको मारने की साजिश रची गई। जब उनको साजिश का पता चला तो उन्होंने भाषण दिया कि मैं जीवन में मरना पसंद करूंगा, लेकिन कभी भी इंदिरा गांधी या कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। और आज उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ सत्ता की लालसा में बैठे हैं। यहाँ पर निशिकांत दुबे ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के साथ रिवॉल्वर लाइसेंस और घटनाक्रम से जुड़े सवाल की एक लिखित कॉपी भी शेयर की। इसके मुताबिक गृह कार्य मंत्री से सवाल किए गए थे, क्या शिवसेना के नेता बाल ठाकरे को रिवॉल्वर रखने की अनुमति दे रखी है? क्या यह सच है? बाल ठाकरे ने हाल ही में मुंबई में गोलियां चलाई थी, यानी कि पहले वाली बम्बई में गोलियां चलाई थी। यहाँ पर इस कॉपी को भी निशिकांत दुबे ने अपनी पोस्ट के साथ शेयर किया। इससे ये साफ हो जाता है कि निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। अब निशिकांत दुबे का कहना है कि बाला साहब ठाकरे कांग्रेस और उनकी हरकतों से उकता चुके थे। उन्होंने शपथ ले ली थी कि वो जीवन में मरना पसंद करेंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, और उनकी शपथ को उद्धव ठाकरे ने बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। उद्धव ठाकरे उसी कांग्रेस के साथ सत्ता की लालसा में बैठे हैं। अब सामने आ रहा है कि निशिकांत दुबे की इस फटकार के बाद उद्धव ठाकरे काफी परेशान है, खुद को कोस रहे हैं, रो भी रहे हैं और इस घटनाक्रम को याद करके खुद को इसके लिए गुनहगार भी कह रहे हैं। अब सामने तो ये भी आ रहा है कि उद्धव ठाकरे भले ही राजनीतिक मजबूरियों के चलते कांग्रेस को कुछ कह नहीं सकते, सामने आकर कांग्रेस को कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मन ही मन में उन्हें इस बात की ग्लानि है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों किया। यहाँ पर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस एक ही गठबंधन में है, जिसका नाम महाविकास आघाड़ी है, और महाविकास आघाड़ी ने मिलकर कई चुनाव एक साथ भी लड़े हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर निशिकांत दुबे ने बाला साहब ठाकरे और उनकी पत्नी की हत्या की साजिश याद दिलाकर उद्धव ठाकरे की आंखों में आंसू ला दिए। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के हत्यारों के साथ हाथ मिला रखा है? क्या अपने पिता के मूल्य और विचारों की वाकई में तिलांजलि दे रखी है? आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे ये मजबूरी में कर रहे हैं या जानबूझकर कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय निशिकांत दुबे के इस पूरे बयान पर जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।